So students, today we are going to start the renal system medicine, one of the most important medicine in all your systems. मेडिसिन थोड़ी सी इसकी ट्रिकी है, इसके ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको डे वन से कह रहा हूँ, इसके ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। रोजाना आप लोगों ने चार्ट बनाने हैं, रोजाना आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट्स की इम्बैलेंसिंग के जो एल्गोरिथम्स हैं वो याद करने हैं। ज्यादा हो जाए क्या करना है, कम हो जाए क्या करना है, ठीक है, इसको आपने याद करना है। अच्छा जी, सबसे पहले बच्चों हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स वाला टॉपिक। सो इलेक्ट्रोलाइट्स के हमने डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के डिसऑर्डर से क्या मुराद है कि इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे पास आता है, सबसे मेन है जी सोडियम। ठीक है जी, सोडियम मेन इलेक्ट्रोलाइट है। फिर हमारे पास है जी पोटाशियम, पोटाशियम मेन इलेक्ट्रोलाइट है। फिर हमारे पास आता है जी कैल्शियम, कैल्शियम मेन इलेक्ट्रोलाइट है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है फॉस्फेट। फिर बच्चों हमारे पास आता है बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर क्या है, मेन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम पोटाशियम कैल्शियम फॉस्फेट एंड बाइकार्बोनेट्स। इनमें जो हम डिस्टरबेंस पढ़ेंगे वो हम सोडियम की, पोटाशियम की और कैल्शियम की पढ़ेंगे। ठीक है, हमने इनकी जरा नॉर्मल रेंजेस सबसे पहले देख लें। जो सोडियम होता है ना, सोडियम की नॉर्मल रेंज होती है 135। कितनी होती है डॉक्टर? 135 से लेकर 145। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पोटाशियम। पोटाशियम की कितनी होती है बच्चों? 3.5 से लेकर 5.0। अब मोस्टली डॉक्टर्स पता है क्या करते हैं जी, रिपोर्ट के ऊपर रेफरेंस वैल्यू लिखी होती है। भाई लिखी होती है, रिपोर्ट्स के अंदर एरर भी आ सकता है, इसलिए जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनकी नॉर्मल रेंजेस आप लोगों ने याद करनी है। इसके बाद बच्चों है जी कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? कैल्शियम हमारे पास आता है 8.5 से लेकर 10.8 तक। 8.5 से 10.8 ये इसकी नॉर्मल रेंज है। ठीक है, उसके बाद फिर है जी बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट एज इंपॉर्टेंट। बाइकार्बोनेट ये याद रखना अपने 20 से लेकर 24 तक। ठीक है, आपको पता है जितनी पोटाशियम की होती है ना रेंज, इतनी एल्ब्यूमन की होती है। तो एल्ब्यूमन की भी डॉक्टर नोरीन सेम होती है। ठीक है, जैसे पोटाशियम है 3.5 से लेकर 5.0 है, सो इसी तरह जो एल्ब्यूमन से प्रोटीन है ना वो भी 3.5 से लेकर ना 5.0 होती है। अब देखें ना क्या हो सकता है जब इनमें डिस्टरबेंस आएगी ना, यहाँ तो हमारे पास हो सकती है हाइपो कंडीशन, एंड ऑन द अदर हैंड या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, हाइपर। बच्चों हाइपो में क्या होता है कि अगर ये रेंजेस कम हो जाए, मतलब सोडियम है वो 135 से कम हो जाए, पोटाशियम है वो 3.5 से कम हो जाए, बाइकार्बोनेट है वो 20 से कम हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्लोराइड भी अगर आपने ऐड करना है तो कर ले रहे हैं, वो भी उसकी रेंज होती है 100 से लेके 110 तक। ठीक है, हाइपर में क्या होता है कि अगर ये नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो, सोडियम 145 से ज्यादा, पोटाशियम 5.0 से ज्यादा और बाइकार्बोनेट से ये 24 से ज्यादा, तो ये हमारे पास आती है हाइपर वाली कंडीशन। अब आज हम सबसे पहले जिस इलेक्ट्रोलाइट को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अ सोडियम, दैट इज अ सोडियम। और सोडियम हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम पोटेशियम बड़ी इंपॉर्टेंट है मुझे, एटलीस्ट इनकी डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन और उसके बाद मैनेजमेंट हमने कैसे करना जी आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, हाइपर नाइट्रीमिया। हाइपर नाइट्रीमिया का क्या मतलब है कि सोडियम ज्यादा हो जाए। कितना ज्यादा हो जाए? क्योंकि हमें नॉर्मल रेंज का पता है 145 से अगर सोडियम ज्यादा हो जाए तो उसको हम हाइपर नाइट्रीमिया कहते हैं। तो आपने यहाँ पे लिखना है हाइपर नाइट्रीमिया क्या है, सीरम सोडियम, ब्लड के अंदर जो सोडियम है सीरम सोडियम मोर देन 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, इक्विवेलेंट पर लीटर। 145 से ज्यादा तो ये हमारे पास हाइपर नाइट्रीमिया है। अब हाइपर नाइट्रीमिया के बच्चों क्या क्या रीजन हो सकते हैं, सिंपल सी बात है, मेरी बॉडी में सोडियम कैसे इंक्रीज हो सकता है? या तो मैं बाहर से ज्यादा सोडियम ले लूं तब बॉडी में सोडियम ज्यादा हो सकता है, या दूसरे नंबर पर
बॉडी के अंदर वाटर कम हो गया और वाटर के कंपैरिजन में जो सोडियम है ना वो ज्यादा होगी। दो कंडीशन आप लोगों ने याद रखनी है। कॉजेज के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि या तो हमारे पास जो फ्री वाटर है वो फ्री वाटर कम हो गया और उस फ्री वाटर के कंपैरिजन के अंदर जो सोडियम है ना वो ज्यादा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं इंक्रीज फ्री वाटर और उसके कंपैरिजन में जो सोडियम है ना वो ज्यादा। ठीक है, हमारे पास क्या है कि अगर हम बाहर से ज्यादा ले लें, ठीक है, जिसको कहते हैं सोडियम गेन। अब आप कहें सर कोई बंदा बाहर से सोडियम क्यों ज्यादा लेगा, भाई साल्ट के अंदर ही तो सोडियम होती है ना, कोई साल्ट ज्यादा ले ले। या इसके अलावा डॉक्टर फैज, अगर कोई किसी पेशेंट को ना हम नॉर्मल सलाइन लगा रहे हैं तो हम उस बंदे को ज्यादा सलाइन लगा रहे हैं, उसको हम सलाइन टॉक्सिसिटी भी कहते हैं। उसमें भी जो सोडियम की अमाउंट है ना वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने सॉल्ट इनटेक हो गया, आईवी सलाइन की फॉर्म हो गई है, या जो फ्री वाटर है वो कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दो मैंने लिखे सोडियम गेन और आपने लिखना है आईवी। जो नॉर्मल सलाइन है ना वो पेशेंट को आपने दे दिया। जिन बच्चों ने एसिड बेस डिसबैलेंस पढ़ा हुआ है ना डॉक्टर जवाद, अगर आपको याद हो, वहां पर हमने पढ़ा था मेटाबॉलिक एसिडोसिस। फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हमने पढ़ा था इनाइन गैप। फिर इनाइन गैप में हमने पढ़ा था कि नॉर्मल इनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस और इंक्रीज इनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और डॉक्टर नरीन वहां पर मैंने आपको एक निमोनिक लिखवाया था हरदास। हरदास के अंदर जो एस था उस एस का मतलब था स्लाइन, कि अगर हम पेशेंट को ज्यादा स्लाइन भी दे देंगे तो उस बंदे के अंदर क्या होगी, नॉर्मल इनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद हाइपरनाइट्रीमिया, विद हाइपरनाइट्रीमिया। ठीक है, तो अगर आपने वो वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे लिखना है तो आप लिख लें, नॉर्मल इनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, नॉर्मल नॉर्मल इनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, तो ये इसके कुछ कॉजेज होते हैं। कॉजेज के बाद हमने मेन चीज देखनी है कि सर अगर किसी पेशेंट के अंदर ज्यादा सोडियम होता है, हाइपरनाइट्रीमिया होता है, उसमें क्या सिम्टम्स आ सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बातें क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर। क्लिनिकल फीचर में डॉक्टर उमर आपने एक मेरी बात जरूर याद रखनी है। अगर अगर सोडियम का मसला आ रहा है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे। ज्यादातर स्टेटमेंट्स के अंदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मेंशन करते हैं। अगर सोडियम का मसला कम है या ज्यादा, दोनों कंडीशंस के अंदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आनी है। अगर पोटाशियम का मसला है ना, मसल्स की प्रॉब्लम विद हार्ट प्रॉब्लम, अरिथमिया आएगा पोटाशियम वाले पेशेंट्स के अंदर। इसी को आपने जरूर रखना है। सो क्लिनिकल फीचर्स हमारे पास हाइपरनाट्रीमिया वाले पेशेंट्स के अंदर क्या हो सकता है, मैंने भी आपको बताया कि यहाँ पर पेशेंट के अंदर चूंकि आधा ब्लड कंसंट्रेटेड है ना, तो आपके ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं और उसके साथ आपके थ्रस्ट सेंटर जो है ना वो भी एक्टिवेट होता है कि भाई मेरा ब्लड जो है ना वो कंसंट्रेटेड हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपको क्या है, ज्यादा प्यास लगेगी। तो पेशेंट कैन प्रेजेंट्स विद पॉलीडिप्सिया। अब देखिए ना, समटाइम हमें क्यों प्यास लगती होती है, आप पानी क्यों पीते हो, क्योंकि आपका थ्रस्ट सेंटर एक्टिवेट होता है जब आपका जो ब्लड है ना वो कंसंट्रेटेड हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी मेरा भी हो गया। तो पहली सिम्टम हो सकती है पॉलीडिप्सिया। इसके बाद आते हैं कि जो न्यूरॉन, ये ज्यादा सोडियम है ना ये न्यूरॉन्स को भी डैमेज करता है। ज्यादा सोडियम न्यूरॉन्स को डैमेज करता है। हम इसका जरा थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। ये ब्यूटीफुल सी न्यूरॉन है, ये इस न्यूरॉन्स की नर्व एंडिंग है। यहाँ पर हमारे पास एक्सोन है और उसके बाद यहाँ पर आते हैं डेंड्राइट्स। तो आपको पता है न्यूरॉन्स के जो चैनल्स हैं, जो पोलैरिटी है, ये बड़ी ज्यादा ना सेंसिटिव होती है। यहाँ पर सोडियम के चैनल्स भी होते हैं, यहाँ पर कैल्शियम के चैनल्स भी होते हैं। ठीक है, अब मुझे एक चीज बतानी है डॉक्टर नरीना आपने, कि अगर एक्स्ट्रा, क्योंकि हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन है, मतलब ब्लड में ज्यादा सोडियम है। अगर ब्लड में ज्यादा सोडियम है ना तो इंटरस्टिशियल स्पेसिस में भी ज्यादा सोडियम जाएगा। अगर इंटरस्टिशियल स्पेसिस में डॉक्टर फैज ज्यादा सोडियम जाएगा ना, तो जो सोडियम इंट्रासेलुलर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंट्रासेलुलर भी जो सोडियम है वो इंक्रीज होगा।
अगर इंट्रासेलुलरली सोडियम इंक्रीज होता है तो आप सबको पता है जहाँ पे सोडियम होता है उसको वाटर फॉलो करता है। तो जब यहाँ पर इंट्रासेलुलरली आपकी न्यूरॉन के अंदर वॉट सोडियम के साथ साथ क्या है, यहाँ पे वाटर भी आ जाएगा। जब वाटर भी आपकी न्यूरॉन के अंदर आ जाएगा तो न्यूरॉन्स के अंदर तो एडीमा आ गया। तो ये एडीमा होने की वजह से न्यूरोलॉजिकल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग क्या होती है, डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से जो पेशेंट्स होते हैं वो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स के साथ, वीकनेस के साथ, कंफ्यूजन के साथ, सीजर्स के साथ बच्चों प्रेजेंट करते हैं। ये असल रीजन होता है। तो ये दोनों कंडीशंस के अंदर होता है, चाहे वो हाइपरनेट्रीमिया चाहे वो हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया में क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम हमारे पास कम होती है, तो जो सोडियम की रिटेंशन होती है ना सेल के अंदर वो ज्यादा होती है, उसमें भी एडीमा ही होता है। समझे? तो वो पॉलीडिप्सिया है। उसके बाद पेशेंट्स के अंदर आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। अब न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के अंदर क्या है वो भी लिख लें जरा साथ साथ। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के अंदर सर सबसे पहले कंफ्यूजन, सबसे पहले कंफ्यूजन। उसके बाद पेशेंट्स के अंदर जो उसका मेंटल स्टेटस है ना वो चेंज है, वो हम चले कंफ्यूजन के अंदर ही हम कवर कर लेते हैं। इसके बाद आता है फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। अब फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट का क्या मतलब है कि जिस एरिया आपके ब्रेन के जिस पार्ट के अंदर न्यूरॉन्स जो है ना, जिनके अंदर एडीमा हुआ है ना, अब वो पार्ट जिस एरिया को कंट्रोल कर रहा है ना आपकी बॉडी का, तो वो उसका क्या हो जाएगा, डैमेज। देखिए लेट्स सपोज आपके ब्रेन का ये जो पार्ट है ना, ये आपकी आर्म की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब इसकी जो न्यूरॉन्स है ना उनमें क्या हो गया, एडीमा हो गया, ठीक है। जब उनमें एडीमा होगा ना तो जिस चीज को ये कंट्रोल कर रहे होते हैं ना वो चीज क्या है, अब आउट ऑफ कंट्रोल है, मतलब वो अब हमारे पास है, उसका कंट्रोल नहीं रहा, वो वाला फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे। लेट्स सपोज आपकी हमने आर्म की मूवमेंट करवाई जब वो नहीं होगी, तो ये हम कहते हैं दैट इज अ फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। अब अगर यहाँ पर एडीमा होगा, इधर हो सकता है स्पीच सेंटर हो, तो वो स्पीच सेंटर डिस्टर्ब हो जाएगा। इट्स कॉल्ड द फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। इसके बाद बच्चों आपने याद रखना है कि पेशेंट हमारा कोमा में जा सकता है अगर उसकी सारी न्यूरॉन्स में एडीमा हो जाए, और उसके बाद है सीजर। ज्यादातर न्यूरोलॉजिकल कम्युनिकेशंस के अंदर डिस्टरबेंस की वजह से हाइपो और हाइपरनेट्रीमिया वाले पेशेंट में आपको सीजर्स नजर आएंगे। ये चीज आपने जरूर याद रखनी। In hyper and hypo, in both conditions, you can see the high seizure symptom. ठीक है, ये इसका एक टिपिकल पॉइंट है। अच्छा जी, सर क्लिनिकल फीचर्स तो हो गए, अब आते हैं कि पेशेंट को हम डायग्नोज कैसे करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट के अंदर जो हाइपरनेट्रीमिया है ये किस वजह से हुआ है। ये असल आप लोगों का इम्तिहान यहाँ पर होना है। सोडियम तो ज्यादा है, लेकिन सोडियम ज्यादा होने का रीजन क्या है। इधर अभी हम हेल्प लेते हैं एल्गोरिदम पर, ठीक है। वैसे हम यूएसएमएल के अंदर ना सारे टॉपिक्स के एल्गोरिदम्स हम पढ़ते हैं। पाकिस्तान यहाँ पर एनआर एग्जाम के लिए हम सिर्फ फर्स्ट टाइम मैनेजमेंट पढ़ते हैं, उधर हम सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मतलब उसके बाद कॉम्प्लिकेशन के मैनेजमेंट तक पढ़ते होते हैं, तो वो सारे एल्गोरिदम्स होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने डायग्नोज करना है, तो डायग्नोज के लिए सबसे पहले क्या है, पेशेंट को हमने चेक किया इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर हमें मिला कि पेशेंट की जो सोडियम है ना वो इंक्रीज है। लेकिन डॉक्टर उमर आपको नहीं पता कि ये सोडियम क्यों इंक्रीज है। तो सर अगर मुझे नहीं पता तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इसकी जो सोडियम इंक्रीज है उसका रीजन क्या है। तो बच्चों आपको सेकंड स्टेप की तरफ जाना पड़ेगा। सेकंड स्टेप क्या है कि आपने इसकी यूरिन की ऑस्मोलैलिटी चेक करनी है। हाइपरनाइट्रीमिया पता करवाने के लिए हमने यूरिन की ऑस्मोलैलिटी चेक करनी है। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं कि यहाँ तो जो यूरिन की ऑस्मोलैलिटी है, जो यूरिन का गाढ़ापन है, कंसंट्रेशन है, वो या तो कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है। तो यूरिन ऑस्मोलैलिटी कि या तो ये इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज, ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या ये नॉर्मल हो सकती है, ये इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है। अच्छा जी, हम एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि सर यूरिन की जो ऑस्मोलैलिटी है वो है लो। हमने चेक की है यूरिन की ऑस्मोलैरिटी क्या है, लो है, मतलब लो का मतलब होता है लेस देन 300।
अगर यूरिन की ऑस्मोलैरिटी लेस देन 300 से कम है तो फिर क्या उसका काज हो सकता है। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर यूरिन की ऑस्मोलैरिटी या क्या मिलता है आपको, हाई मिलती है। हाई का मतलब क्या है, मोर देन 600। तो ही कंडीशन हो सकती है ना डॉक्टर साहब, या तो ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। अगर आपको यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम मिलती है, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम मिल रही है, मतलब आपको यूरिन डाइल्यूटेड मिल रहा है, वो कंसंट्रेटेड नहीं है। तो अगर वो डाइल्यूटेड है, आपका यूरिन डाइल्यूटेड है, इसका मतलब है कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन यूरिन से नहीं हुई। और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन यूरिन से किस कंडीशन में नहीं होती, जब एडीएच की बच्चों डेफिशिएंसी होती है, डायबिटीज इंसिपिडस पेशेंट होते हैं। अब ये जो डायबिटीज इंसिपिडस है ये दो तरह का हो सकता है। लेकिन ना यहाँ पर आपने देखा यूरिन ऑस्मोलैरिटी क्या थी बच्चों, कम थी। यूरिन ऑस्मोलैरिटी क्या थी, कम थी। यूरिन आपका डाइल्यूटेड था। अब हमें पता चल गया कि भाई अगर तो यूरिन डाइल्यूटेड है ना, तो इसका रीजन क्या होता है, एडीएच की डेफिशिएंसी होती है। अब एडीएच की डेफिशिएंसी के दो रीजन हैं। या तो वो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस हो सकती है, या वो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस हो सकती है। दोनों में आपको कैसे पता चलेगा, अगर डेस्मोप्रेसिन अगर डेस्मोप्रेसिन देने से सिम्टम ठीक होती हैं तो वो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है। अगर सिम्टम ठीक ना हुई तो वो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है। तो अगर डायबिटीज इंसिपिडस की वजह से हाइपरनाइट्रीमिया हो गया है, तो आपको वो इजीली यूरिन ऑस्मोलैरिटी से पता चलती है। तो डॉक्टर फैज क्या किए, सर हाइपरनाइट्रीमिया था पेशेंट को, उसकी जो सोडियम थी वो 145 से ज्यादा थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसकी जो सोडियम है वो किस वजह से ज्यादा है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी चेक की। अब यूरिन की ऑस्मोलैरिटी के दो रीजन हो सकते हैं। क्या दो रीजन हो सकते हैं, कि या तो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। हमने कहा कि अगर यूरिन की ऑस्मोलैरिटी है कम, यूरिन है डाइल्यूटेड, तब क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हमने कहा था कि यूरिन डाइल्यूटेड तब होता है जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन किस कंडीशन में नहीं होती, जब आपको डायबिटीज इंसिपिडस होता है। तो डायबिटीज इंसिपिडस की दो रीजन होती हैं, तो सेंट्रल होता है या नेफ्रोजेनिक होता है। अब सेंट्रल या नेफ्रोजेनिक में हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, बाय गिविंग द डेस्मोप्रेसिन। वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट हमने किया था। अगर डेस्मोप्रेसिन देने से पेशेंट की सिम्टम ठीक होती है तो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है। अगर डेस्मोप्रेसिन देने से भी सिम्टम ठीक नहीं हो रही, इट मींस दैट इज अ नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। ये कब था, जब यूरिन ऑस्मोलैरिटी 300 से कम। नाउ कम्स टुवर्ड्स द अदर रीजन, कि सर अगर पेशेंट के अंदर यूरिन ऑस्मोलैरिटी 600 से ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन आ रहा है, यूरिन भी कंसंट्रेटेड है, मतलब यूरिन में भी सोडियम है। ब्लड के अंदर हमने चेक किया, ब्लड के अंदर भी सोडियम ज्यादा है, दोनों जगहों पे सोडियम ज्यादा है। इसका मतलब है कि भाई सोडियम बॉडी के अंदर है ही बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस वाले पेशेंट्स के अंदर क्या हुआ है, कि यहाँ पर वाटर की एब्जॉर्प्शन नहीं हुई, तो उसके कंपैरिजन में जो सोडियम है ना वो ज्यादा हुआ है। वो हमने इंटेक नहीं किया। लेकिन अगर यूरिन के अंदर भी ज्यादा सोडियम है और ब्लड के अंदर भी ज्यादा सोडियम है, इसका मतलब ये कि भाई आपने सोडियम को गेन किया, हाइपरटोनिक लाइन लिया उस पेशेंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अगर यूरिन ऑस्मोलैरिटी के अंदर भी यूरिन की ऑस्मोलैरिटी भी 600 से ज्यादा है और हाइपरनाइट्रीमिया भी है, तो इट मीन्स के सोडियम क्या हुआ है, गेन हुआ। सोडियम लिया गया बाहर से। और किस कंडीशन में हम ले, हमने तो कहीं दे दिया है हाइपरटोनिक लाइन। हाइपरटोनिक लाइन देने से यूरिन ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होती है और साथ के अंदर हाइपरनाइट्रीमिया होता है। हाँ जी, थोड़ा सा दिमाग घुमा है कि नहीं घुमा। ये अलग ये तो अभी सिंगल स्टेप एल्गोरिदम है, ये 10 स्टेप्स तक एल्गोरिदम्स जाते हैं। तो यहाँ पर अब आपका डायग्नोज हो चुका है कि अगर हाइपरनाइट्रीमिया है, यूरिन ऑस्मोलैरिटी कम हो गई, तो हमारे पास डायबिटीज इंसिपिडस है। अगर यूरिन ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है और ब्लड में भी ज्यादा सोडियम है, इसका मतलब पेशेंट ने एक्सोजीनियसली सोडियम ज्यादा लिया है, मतलब हाइपरटोनिक लाइन हुआ है।
हाइपरटोनिक स्लाइन हम कहते हैं 3%, जिसके अंदर सोडियम होती है, ठीक है। एक होता है हाइपरटोनिक, फिर एक होता है हाइपोटोनिक, और एक होता है यू आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में होता है 0.9%, और जो हाइपोटोनिक होता है उसमें मेरे ख्याल में 0.45 होता है, ठीक है। ये फ्लूइड्स की कंपोजिशन होती है। अब डॉक्टर यहाँ पर आपका डायग्नोज बन चुका है, आपको पर ऊपर पता चल गया उन्हें कि यहाँ तो वो सेंट्रल है, या नेफ्रोजेनिक है, या सोडियम गेन हुआ है। अब आते हैं पेशेंट के ट्रीटमेंट की तरफ कि सर पेशेंट हमारे पास आया है हाइपर नाइट्रीमिया के साथ। अब हाइपर नाइट्रीमिया वाले पेशेंट को हमने मैनेज कैसे करना है, ये हमारा मेन कंसर्न है। अब इसकी मैनेजमेंट भी कोई इतनी आसान नहीं है। जब आपके पास ये पेशेंट आया ना डॉक्टर साहब, तो पहला काम जो आप लोगों ने करना है वो ये है कि आपने वॉल्यूम का स्टेटस देखना है। आपने तीन चीजें मेक श्योर करवानी है। वो तीन चीजें क्या है कि क्या पेशेंट को हाइपो वॉल्यूमिक हाइपरनाइट्रीमिया हुआ है, क्या पेशेंट को हाइपर सॉरी हाइपोवॉल्यूमिक हाइपरनाइट्रीमिया हुआ है पेशेंट को, या दूसरे नंबर पर या पेशेंट को आइसोवॉल्यूमिक आइसोवॉल्यूमिक हाइपरनाइट्रीमिया हुआ है, या तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि उसका वॉल्यूम भी ज्यादा है और सोडियम भी ज्यादा है, जिसको हम क्या कहते होते हैं, हाइपर वॉल्यूमिक हाइपरनाइट्रीमिया। हाइपर वॉल्यूम भी ज्यादा है और सोडियम भी ज्यादा है। जब आपने मैनेजमेंट करनी है तो आपने ये तीन चीजें देखनी है। अब आप कहेंगे सर ये हाइपोवॉल्यूमिक का हमें कैसे पता चलेगा, चले सोडियम का तो पता चल गया कि हम इलेक्ट्रोलाइट्स की स्टडी करवाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, उसमें सोडियम ज्यादा है तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन ये वॉल्यूम कैसे पता चलेगा भाई, वॉल्यूम आपके ब्लड प्रेशर से पता चलेगा। हाइपोवॉल्यूमिक है तो जो ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप होगा, अगर आइसोवॉल्यूमिक है तो भाई ये नॉर्मल होगा, और अगर हाइपर वॉल्यूमिक है तो इसके अंदर मोस्टली हमें जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज नजर आता है, ठीक है। एडीमा भी होता है और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज नजर आता है। हाइपोवॉल्यूमिक हाइपरनाइट्रीमिया, आइसोवॉल्यूमिक हाइपरनाइट्रीमिया, एंड द थर्ड वन इज द वॉल्यूम भी ज्यादा है, फ्लूइड भी ज्यादा है, और सोडियम भी ज्यादा है। अब बच्चों हमने इन डिफरेंट कंडीशंस के अंदर कौन से फ्लूइड से यूज करने हैं? पहले नंबर पर आपकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो हमारा पेशेंट है, ये पेशेंट जाए आइसोवॉल्यूमिक कंडीशन के अंदर। मतलब पहली चीज हमने पेशेंट के वाइटल्स को स्टेबल करना होता है, हमने पेशेंट के ब्लड प्रेशर को स्टेबल करना है। तो अगर उस पेशेंट का जो वॉल्यूम है वो कम है, मतलब हाइपोवॉल्यूमिक है, तो हम उस पेशेंट को देंगे नॉर्मल स्लाइन, मतलब 0.9% NS। अगर वॉल्यूम कम है, आपने पेशेंट को क्या देना है, नॉर्मल स्लाइन। नॉर्मल स्लाइन में कितना होता है, 0.9% NaCl। 0.9% इसके अंदर होता है। इससे क्या होगा कि जो फ्री वाटर डेफिसिट था ना वो इस पेशेंट का ठीक हो जाएगा। इसका फिर आपने देखना है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का स्टेटस ठीक हुआ है या नहीं हुआ। आपने पेशेंट का वॉल्यूम कम है, आपने उसको नॉर्मल सलाइन दिया है, नॉर्मल सलाइन देने के बाद आपने देखना है कि पेशेंट का वॉल्यूम जो ब्लड प्रेशर है वो ठीक हुआ है या नहीं हुआ। अगर तो उसका वॉल्यूम स्टेटस नॉर्मल हो गया, नॉर्मल नॉर्मल वॉल्यूम स्टेटस, मतलब अब उसका ना जो ब्लड प्रेशर है ना वो स्टेबल हो गया। अगर ब्लड प्रेशर स्टेबल होता है, अब आपने फ्लूइड चेंज कर देना, क्योंकि हम उसको ज्यादा
देर तक तो NaCl नहीं ना दे सकते क्योंकि सोडियम तो आगे ज्यादा है। आप बच्चों उसको लेके जाओगे अब 0.45% की तरफ। इसको हम क्या कहते हैं, डेट इज अ हाइपोटोनिक स्लाइन और हाइपोटोनिक वॉल्यूम, या हाइपोटोनिक फ्लूइड आप इसको कह लो, या इसको डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। ठीक है, 5% डेक्सट्रोज। नॉर्मल स्लाइन के बाद ना फिर हम पेशेंट को डेक्सट्रोज के ऊपर शिफ्ट करते हैं। अब आप कहेंगे सर, पेशेंट को हमने ये 0.45% हाइपरटोनिक वॉल्यूम के ऊपर हमने क्यों push किया, या 5 डेक्सट्रोज पर क्यों शिफ्ट की है। इसका फायदा ये होगा बच्चों कि पेशेंट के अंदर जो सोडियम, देखिए फ्लूइड आप ज्यादा दे रहे हो ना, फ्लूइड जब आप ज्यादा दे रहे होगे ना तो उससे जो सोडियम है ना उसकी रेंज कम हो जाती है। दूसरे पे जब हम फ्लूइड सोडियम ज्यादा दे, अब देखना इसमें ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है ना कि डायूरेसिस को भी कंपनसेट, ये डायूरेसिस भी करवाती है, ताकि क्या हो पेशेंट का अगर यूरिन ज्यादा बन रहा है तो उसमें सोडियम भी फिर ज्यादा जाता है। ठीक है, शुगर जो आपका है ना वो ज्यादा बड़ा सल्यूट मालिक्यूल होता है, तो वो अगर यूरिन में जाए ना तो वो साथ ज्यादा ना उसको भी ले जाता है, आपके सोडियम को भी साथ ले जाता है, वाटर को भी साथ ले जाता है। तो एक तो हमने डाइल्यूट कर दिया सोडियम को, इससे कम हो जाता है। अब देखें ना, आपके पास एक पानी का गिलास है, अब ना बहुत ज्यादा गर्मी, तब आप शिकंजवी बनाना चाहते थे, ठीक है, आपने क्या किया, इतना पानी लिया, इसके अंदर आप लोगों ने, नहीं, लड़की हैं जैसे डॉक्टर जुबैदा हैं, तो इन्होंने जरा शिकंजवी बनाने की कोशिश की, तो इन्होंने हाफ गिलास लिया। अब इस हाफ गिलास के अंदर ना इन्होंने डाला है एक लेमन, फिर इन्होंने डाला है एक चम्मच नमक। अब इनको पता नहीं चला कि नमक और चीनी कौन सी है, तो इन्होंने चीनी की बजाय ना दो नमक के और ज्यादा क्या डाल दिए, यहाँ पर स्पॉन्ज डाल दिए। अब उससे क्या होगा भाई, ये तो बड़ा कंसंट्रेटेड हो जाएगा, ये तो वो कहते हैं ना जहर बन जाएगा, ये बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया। आपकी बॉडी में भी ऐसे चल रहा है, हाइपरटोनिक कंडीशन, हाइपरनेट्रीमिया। फिर हम क्या करें, अब डॉक्टर कहेगी कि वो ये तो हाफ गिलास है, मैं ऐसे करती हूँ, मैं इसमें और पानी डाल देती हूँ। तो आपने क्या किया, ये इसमें और ज्यादा पानी डाल दिया। जब आप में और इसमें पानी डालोगे तो उससे जो सोडियम की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगा। आपकी बॉडी में भी डॉक्टर साहब यही है, ज्यादा सोडियम है, हमने क्या किया, पेशेंट को फ्लूइड दिया। अब हम उसको 0.9% ज्यादा देर तक नहीं दे सकते, 0.9% हमने उसके ब्लड प्रेशर को स्टेबल करने के लिए दिया। इसलिए फिर हमने उस पेशेंट को, जैसे ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ है, हमने उस पेशेंट को हाइपोटोनिक सोल्यूशन के ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब ये जो हाइपोटोनिक होगा ना, ये इसकी सोडियम को भी क्या करेगा, मॉनिटर करेगा, सोडियम को भी नॉर्मलाइज करेगा। कैसे करेगा ये देखें, जैसे हमने यहाँ पर पेशेंट को फ्लूइड देके ना डाइल्यूट कर दिया सोडियम को, वो भी ऐसे करता है, साथ साथ बॉडी से निकाल भी रहे होते हैं। अब आप कहेंगे सर, पेशेंट मेरे पास एक आया है, उस पेशेंट की जो सोडियम है ना, वो सोडियम है 160 पे। अब अगर 160 पे, इसका मतलब है सोडियम क्या है, ज्यादा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि चले हमने पेशेंट को फ्लूइड्स तो देना शुरू कर दिए, तो कितनी रेंज के साथ हमें इसकी सोडियम को ड्रॉप करवाना चाहिए, कितनी कम करनी चाहिए और कितने घंटों में कम करनी चाहिए। हाँ जी, सोडियम करेक्शन कितनी करनी चाहिए। बच्चों एक बात हमेशा याद रखनी है, आप लोगों ने 0.5 मिली इक्विवेलेंट, मतलब सिर्फ 0.5, इतनी जो सोडियम है ना, ये पर लीटर पर आर ठीक करनी है। मतलब 1 घंटे में सिर्फ 0.5 करनी है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, 0.5 को 24 घंटे होते हैं ना, तो कितना बनेगा बच्चों, 12 बनेगा। तो यही हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट 24 घंटों के अंदर आप लोगों ने पेशेंट की 10 से 12% सोडियम ड्रॉप करवाना। तो 160 से 148 आते आते वो एक पूरा दिन लगेगा, फिर 148 से नीचे लाते हुए हमें एक और दिन लग सकता है। कुछ बुक लिखती हैं 6 to 8 है, लेकिन ये 0.5 पर लीटर पर आर आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, ये ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू।
इससे ज्यादा करोगे तो हाइपर कोरेक्शन की वजह से या रैपिड कोरेक्शन की वजह से फिर वही बात है, माइलिनाइसिस हो सकती है, सोडियम डैमेज हो सकता है, सॉरी न्यूरॉन्स डैमेज हो सकता है। ये कंडीशन थी हाइपोवॉल्यूमिक हाइपरनेट्रीमिया वाले पेशेंट की। अब दूसरी तरफ आते हैं आइसोवॉल्यूमिक हाइपरनेट्रीमिया। अब देखें ना यहाँ पर वॉल्यूम का तो मसला ही नहीं है। सो आइसोवॉल्यूमिक हाइपरनेट्रीमिया जिसका ब्लड प्रेशर ठीक है लेकिन सोडियम ज्यादा है, इस पेशेंट को आपने देनी है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जो हमने पीछे भी दिया था, डेक्सट्रोज, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जिसका दूसरा नाम क्या है, ये हमारे पास है 5% डेक्सट्रोज। ठीक है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम का मसला नहीं, इसलिए हम एनएस नहीं दे रहे। यहाँ पर सिर्फ हमने सोडियम को करेक्ट करने के लिए 0.45% या 5% डेक्सट्रोज हम आइसोवोल्यूमिक हाइपरनेट्रीमिया वाले पेशेंट को देते हैं। और अगर पेशेंट स्टेबल हो जाए तो, अगर पेशेंट स्टेबल हो जाए तो इंट्रल वाटर, मतलब उसको हम ओरली पानी भी पिलाते हैं। अगर पेशेंट आपका स्टेबल, अगर नहीं स्टेबल है फिर तो नहीं ना देंगे। तो ये था आइसोवोल्यूमिक हाइपरनेट्रीमिया। अब मेन चीज देखो, हाइपरनेट्रीमिया को ठीक कौन कर रहा है, वो डेक्सट्रोज ठीक कर रहा है। अच्छा जी, अब हमारे पास आती है तीसरी कंडीशन, जहां पर वॉल्यूम भी ज्यादा है सोडियम भी ज्यादा है। वॉल्यूम भी ज्यादा है सोडियम भी ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस पेशेंट में जो एनएस है वो तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, एनएस तो हम इस पेशेंट को नहीं दे सकते, क्योंकि एनएस देंगे तो वॉल्यूम तो पहले ज्यादा और ज्यादा वॉल्यूम होगा। सो नॉर्मल स्लाइन तो यहाँ पर है कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अब वॉल्यूम जब ज्यादा है तो हमने वॉल्यूम को, फ्लूइड को भी बॉडी से निकालना है और हमने सोडियम को भी बॉडी से निकालना है। इसलिए यहाँ पर बच्चों आप लोग क्या करते हो, पेशेंट को डायूरेटिक्स भी देते हो और 5% डेक्सट्रोज भी देते हो। Here you can give the, यहाँ पर हम डायूरेटिक्स भी पेशेंट को देंगे और आप पेशेंट को 5% डेक्सट्रोज भी दोगे। डायूरेटिक्स क्यों दे रहे हैं? डायूरेटिक्स हम पेशेंट के वॉल्यूम को ठीक करने के लिए दे रहे हैं, तो वॉल्यूम ज्यादा है, हाइपर वॉल्यूमिया था, तो वॉल्यूम को ठीक करने के लिए हम पेशेंट को डायूरेटिक्स दे रहे हैं। और 5% डेक्सट्रोज क्यों दे रहे हैं? 5% डेक्सट्रोज देने से जो हमारे पास पेशेंट का फ्री वाटर है वो नॉर्मल रहेगा, और उसके बाद जो 5% डेक्सट्रोज है ये सोडियम को बॉडी से निकालने में भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। इसके अलावा जो डायबिटिक्स है ना, लेट्स सपोज फ्लोरोसिमाइड आपने दे दी, तो फ्लोरोसिमाइड का क्या इफेक्ट होता है? फ्लोरोसिमाइड सोडियम को भी बॉडी से बाहर निकाल रही है, फ्लूइड को भी निकाल रही है। तो हाइपरनेट्रीमिया हाइपर वॉल्यूमिक में डायूरेटिक्स बहुत अच्छा काम करते हैं। अब डायूरेटिक्स जो है ना वो ज्यादा ही वाटर को बॉडी से ना निकाल दे, इसलिए हम साथ 5% डेक्सट्रोज भी दे रहे हैं। क्योंकि दोनों तरीके से, एक आप यूरिन में सोडियम ज्यादा निकाल रहे हो और दूसरे नंबर आप अपने बॉडी फ्लूइड्स को भी डाइल्यूट कर रहे हो। दोनों तरीकों से आप हाइपरनेट्रीमिया को ठीक कर रहे हो। बात आपको समझ आई? सो ये था हमारे पास हाइपरनेट्रीमिया वाले पेशेंट की मैनेजमेंट, जो कि बच्चे इतनी ज्यादा कंफ्यूज कर लेते हैं। सिर्फ हमने चीजों को क्या किया, एक सीक्वेंस के अंदर लिख दिया। ठीक है, अगर हाइपोवॉल्यूमिक हाइपरनेट्रीमिया तो एनएस दो, स्टेबल हो गया, 5% डेक्सट्रोज। आइसोवॉल्यूमिक है, डेक्सट्रोज। हाइपर वॉल्यूमिक है, डायूरेटिक्स दो, साथ डेक्सट्रोज दो पेशेंट। ठीक है, दैट्स ऑल। और ऊपर पेशेंट को हमने डायग्नोस कैसे किया था, यूरिन ऑस्मोलैरिटी को आपने याद रखना, कम होगी तो क्या उसका काज हो सकता है, और अगर ज्यादा हो तब उस चीज का क्या कॉज हो सकता है। ठीक है जी, ये तो हमारे पास हाइपरनेट्रीमिया। अब बात आगे आते हैं हाइपोनेट्रीमिया की तरफ। अगर पेशेंट के अंदर क्या है, हाइपोनाइट्रीमिया डेवलप हो गया। अब हाइपोनाइट्रीमिया क्या मतलब है? लेस सोडियम। अगर सोडियम कम है तो उसका क्या रीजन हो सकता है? ठीक है, सबसे पहले हाइपोनाइट्रीमिया को हम क्या कहेंगे, जब सीरम सोडियम 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जाए, इसको हम हाइपोनाइट्रीमिया कहते हैं। ठीक है जी।
अब हाइपोनाट्रीमिया का रीजन क्या होता है? बच्चों सबसे जो इसका कॉमन काज होता है ना, वो मैंने आपको फर्स्ट एड में भी पढ़ाया हुआ है, दैट इज SIADH। कि अगर बॉडी में वॉल्यूम कम है तो हाइपरनेट्रीमिया, अगर बॉडी में ज्यादा वाटर हो जाए ना, देखें जैसे डॉक्टर जुबैदा ने आगे एक गिलास कंजवी बनाई है, अब सेम जितना उसमें सॉल्ट था जितनी उसमें शुगर थी, अब वो बड़े जग में डाल लेंगे, और बड़े जग में वो ना पानी भर के उसमें और डाल देंगे। तो अब तो वो जितनी आपने सोडियम और वाटर डाला तो वो सारा फीका हो जाएगा। इसी तरीके से कि अगर हम बॉडी में ज्यादा वाटर डाल दें तो उसकी वजह से हाइपोनाट्रीमिया होता है, जो कि इसका मेन कॉज है। मेन कॉज क्या है आपका? SIADH, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH। जहां पर ADH ज्यादा होता है, और जब ADH ज्यादा होता है वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा करवाता है, वाटर बॉडी में ज्यादा जाएगा तो जो सोडियम है ये कम हो जाता है। इसको हम कहते हैं यूवोल्यूमिक हाइपोनाट्रीमिया। क्या कहा जाता है? यूवोल्यूमिक 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 हाइपोनेट्रिन, ये आपकी फर्स्ट ने भी ये कंसेप्ट मेंशन किया। तो डॉक्टर फैज, जो मेन आपका हाइपोनेट्रीमिया का होता है ना, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो SIADH से ही रिलेटेड है। बाकी इसके और भी काफी सारे रीजन हो सकते हैं, कि अगर पेशेंट के अंदर डायरिया की फॉर्म में वो अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को लॉस कर रहा है, तब भी हो सकता है। या वो इस तरह की ड्रग्स ले रहा है जो कि सोडियम को कम करती हैं, ठीक है जी, यहाँ पर मेडिसिन ड्रग्स हो सकती हैं, पेशेंट को डायरिया हो सकता है। डायरिया के अंदर भी आपको पता है कि हम इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या करते हैं, लॉस करते होते हैं, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखनी है, इसके कुछ कॉजेज। SIADH इसका मेन कॉज है, सोडियम के कम होने का। अच्छा जी, आगे आते हैं कि सर हाइपोनाट्रीमिया वाला जो पेशेंट है ना, ये कैसे प्रेजेंट करता है? क्लिनिकल फीचर्स, जैसे हाइपरनाट्रीमिया वाला पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, तभी हम हाइपोनाट्रीमिया वाला देखते हैं, तो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। मतलब इसमें पेशेंट में अल्टर मेंटल स्टेटस होगा, मतलब कंफ्यूजन, उसके बाद लिथार्जी, फटीग, फिर पेशेंट के अंदर नोजिया, फिर पेशेंट के अंदर मसल पेन, मसल क्रैम्प्स, फिर यहाँ पर आपने लिखना है सीजर्स। चाहे हाइपोनाट्रीमिया चाहे हाइपर, दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होते हैं, इसलिए दोनों कंडीशन में आपको सीजर्स नजर आए। ये तो वो कंडीशंस होगी जिसके साथ पेशेंट हमारा प्रेजेंट कर सकता है, और अगर आप इसको ठीक ना करोगे तो पेशेंट आपका कोमा में जा सकता है, और कोमा से पेशेंट की बाद में डेथ भी हो सकती है, ठीक है। ये हो गया बच्चों से क्लिनिकल फीचर जो कि हाइपोनाट्रीमिया वाले पेशेंट्स के अंदर आपको नजर आ सकते हैं। अब हाइपोनाट्रीमिया वाले पेशेंट को बच्चों हमने क्या करना है? डायग्नोस करना है। अब दोबारा फिर बारी आ जाएगी एल्गोरिथम की। यहाँ पर हमने पेशेंट को क्या करना है? डायग्नोस करना है, ठीक है। अब जब हमने हाइपोनाट्रीमिया को डायग्नोस करना है, दोबारा फिर हम इधर हम एल्गोरिथम बनाएंगे। सबसे पहले हमने सोडियम चेक किया, तो क्या था पेशेंट का? सोडियम पेशेंट का कम था, मतलब कि हाइपोनाट्रीमिया, ठीक है। अब आपने ऊपर हाइपरनाट्रीमिया में डॉक्टर उमर क्या किया था? यूरन ऑस्मोलैरिटी चेक की। हाइपोनाट्रीमिया के अंदर चूंकि ऐसा एडीएस वाला रूला है, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे सीरम ऑस्मोलैरिटी। क्या करनी है आपने यहाँ पर? सीरम, यही मेन सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट है। क्या डॉक्टर जुबैदा? अगर हाइपरनाट्रीमिया है तो यूरन ऑस्मोलैरिटी। अगर हाइपोनाट्रीमिया है, फिर आपने सीरम ऑस्मोलैरिटी चेक करें, ठीक है। अब आपको पता है नॉर्मल सीरम ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? नॉर्मल होती है बच्चों हमारे पास है 275 से लेकर 295, या ऐसे ही लिख रहे हैं 280 से लेकर 295 है। ये पुरानी बुक्स ने 275 लिखी हुई थी फर्स्ट एड ने, अभी ये शायद चेंज हो गया, ये 285, 280 से लेकर 295 तक लिखते हैं। 280 से लेकर भाई 295, ये हमारे पास क्या है? नॉर्मल रेंज है सीरम ऑस्मोलैरिटी की। अब हमने कहा था कि हाइपोनाट्रीमिया वाले पेशेंट में हमने क्या चेक करना है? सीरम ऑस्मोलैरिटी है। अब तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं।
वो तीन पॉसिबिलिटीज क्या हैं? हम नीचे ले आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अब तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि या तो सीरम ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल हो सकती है, या सीरम ऑस्मोलैरिटी कम हो सकती है, या ज्यादा हो सकती है। तो यही पॉसिबिलिटीज है ना। पहली कंडीशन यहाँ पर है कि जब हमारे पास ये डिक्रीज हो सकती है, ठीक है, लेस देन 285। फिर कंडीशन है जहां पर ये नॉर्मल हो सकती है 285 से 295। 280 से कम, 280 से 295 मतलब नॉर्मल। और फिर तीसरी कंडीशन है मोर देन 295। ठीक है, ये तीन कंडीशन हो सकती हैं कि जब सीरम ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल, कम या ज्यादा हो सकती है। ठीक है, अब अगर सीरम ऑस्मोलैरिटी कम है ना बच्चों, चलें पहले नॉर्मल का कर लेते हैं। अगर सीरम ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल है तो आपने क्या चीज मेजर करनी है, ये नीचे लिखें। सीरम ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल है तो हमने मेजर करना है पेशेंट की लिपिड्स एंड प्रोटीन। ऑस्मोलैरिटी तो नॉर्मल है, अगर हाइपोनाइट्रीमिया हो रहा है तो इसका कुछ और रीजन हो सकते हैं। मेजर लिपिड्स एंड प्रोटीन। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। सो पेशेंट के अंदर क्या क्या चीजें नजर आ सकती हैं अगर पेशेंट का नॉर्मल सीरम ऑस्मोलैरिटी है लेकिन स्टिल हाइपोनाइट्रीमिया? तो उस पेशेंट के अंदर आपको नजर आएगा हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है। उस पेशेंट के अंदर मैनिटोल का यूज उसने किया, इस वजह से उसको हाइपोनाइट्रीमिया हो गया। या तीसरे नंबर हाइपर प्रोटीन, हाइपर प्रोटीन। सो नॉर्मल सीरम ऑस्मोलैरिटी हो तो उन पेशेंट्स के अंदर हाइपरलिपिडीमिया मैनिटोलर हाइपरप्रोटीनीमिया की वजह से हाइपोनाइट्रीमिया हो सकता है। फिर है कि अगर कम है, सीरम ऑस्मोलैरिटी भी कम है, मतलब बॉडी में अब सोल्यूशन नहीं है, और उसके बाद सीरम ऑस्मोलैरिटी भी पेशेंट की कम है, तो फिर पेशेंट के अंदर हाइपोनाइट्रीमिया के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास कहा जाता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि सीरम ऑस्मोलैरिटी कम होती है किसमें, SIADH। SIADH के अंदर ना जो सीरम ऑस्मोलैरिटी है ना ये ड्रॉप हो जाती है SIADH वाले। उसके बाद बच्चों अगर किसी पेशेंट ने क्या किया हुआ है, लॉस किया हुआ है, मतलब डायरिया की वजह से इलेक्ट्रोलाइट लॉस किए उसकी वजह से हो सकता है। या तीसरे नंबर अगर किसी पेशेंट के अंदर अडीमा हो गया है, या अगर कोई पेशेंट क्या कर रहा है डायूरेटिक्स का यूज कर रहा है। सो अगर सीरम ऑस्मोलैरिटी कम है, SIADH की तरफ जाना है, या डायरिया की तरफ या डायूरेटिक्स तरफ। अगर नॉर्मल है तो हाइपर लिपिडीमिया मैंटो या हाइपर प्रोटीनीमिया है। तो तीसरे नंबर आते हैं कि अगर 295 से ज्यादा है, मतलब सीरम की ऑस्मोलैरिटी बढ़ी हुई है, सोडियम कम है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ी हुई है, इसका मतलब है कोई और चीज है जिसकी वजह से ये पेशेंट के अंदर में प्रॉब्लम है, नजर आ रही है। ठीक है जी। सो 295 से अगर ऊपर है तो आपने यहाँ पर में अगेन कंसिडर करना है कि उसका ग्लूकोज ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ग्लूकोज ज्यादा है तो उसने क्या किया, वो सीरम की ऑस्मोलैरिटी बढ़ाई हुई है। सोडियम तो कम है, ग्लूकोज ने सीरम ऑस्मोलैरिटी बढ़ाई हुई है। या दूसरे नंबर पर पेशेंट क्या करा, कोई कॉन्ट्रास्ट एजेंट लिया हुआ है। या तीसरे नंबर पर पेशेंट ने मैनिटोल, तो मैनिटोल के अंदर सेम ऑस्मोलैरिटी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो ये इधर से हमें फर्दर जो चीजें हैं वो यहाँ से क्लैरिफाई हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ से आपको पता चल गया कि हाइपोनाट्रीमिया में क्या रीजन है, SIADH है, हाइपरलिपिडीमिया है, मैनिटोल है, ग्लूकोज है, क्या उसका रीजन है। ठीक है, जब इधर से रीजन का पता चल गया, फिर आप आगे आते हो पेशेंट की मैनेजमेंट की तरफ कि हाइपोनाट्रीमिया को अब हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखनी है, पेशेंट को रैपिडली करेक्शन नहीं करनी, नहीं तो क्या हो जाएगा, न्यूरॉन्स डैमेज हो जाएगा, माइलिनोडाइसिस हो जाएगी। ट्रीटमेंट, इसमें वैसे मजे की बात बताऊं ना, इसमें मेन चीज है
अगर सीरम ऑस्मोलैरिटी कम है तो ऐसा एडीएस के बारे में सोचना है। नॉर्मल है तो फिर आपने हाइपरलिपिडीमिया, मैनिटोल और हाइपरप्रोटीनीमिया के बारे में सोचना है। और अगर ज्यादा है तो फिर भी आपने ग्लूकोज कॉन्ट्रास्ट एजेंट और मैनिटोल के बारे में सोचना है कि ये इस वजह से हाइपोनाइट्रीमिया हो गया। सबसे पहले इसमें क्या चीज है कि अंडरलाइन काज को आपने ठीक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरलाइन जो कॉज है, अंडरलाइन कॉज ठीक उसको करो। वो डायरिया है, वो मैनिटोल का इंटेक है, वो पेशेंट ने एजेंट वो मतलब कॉन्ट्रास्ट एजेंट लिया, वो उसको आप ठीक करो। ठीक है, फिर आप देखो कि हाइपोनाट्रीमिया के साथ पेशेंट को हाइपर वोल्यूमिया है या यू वोल्यूमिया है। नंबर वन, यहाँ पर वो चीज आ गई है कि अगर पेशेंट को हाइपर वॉल्यूमिक, मतलब वॉल्यूम भी ज्यादा है और साथ पेशेंट को क्या है, हाइपोनाइट्रीमिया है। वॉल्यूम ज्यादा है और पेशेंट का सोडियम कम है। ये ऐसा ही एडीएच वाले पेशेंट में हुआ था ना। इस पेशेंट के अंदर आपने करवानी है वाटर रिस्ट्रिक्शन। ऐसा ही एडीएच की भी यही मैनेजमेंट है। हम उस पेशेंट को कहते हैं भाई और वाटर ना ले, पहले ही वाटर ज्यादा हुआ पड़ा और सोडियम कम हुआ हुआ। वाटर रिस्ट्रिक्शन है और हम यहाँ पर डायोरेटिक्स भी यूज, जहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा है वहां पर डायोरेटिक्स आप इस्तेमाल सकते हैं, वाटर की आपने रिस्ट्रिक्शन करवानी है। ठीक है, और इसके बाद आप जो सार के टैबलेट्स है ना ये भी ले सकते हैं। ये कंडीशन क्या है, जब हाइपर वॉल्यूम है, ज्यादा वॉल्यूम था और सोडियम कम था, वहां पर हमने वॉल्यूम ही कम कर दिया, वाटर रिस्ट्रिक्शन करवा दिए, उसके बाद डायोरेटिक्स देके उसको हमने कम कर दिया। अगर पेशेंट आता है हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया के साथ, मतलब वॉल्यूम भी कम है और सोडियम भी कम है, यहाँ पर भाई फिर आप सही से एनएस इस्तेमाल करो, यहाँ पर मसला नहीं है, सोडियम ओवरलोडेड नहीं होगी। इस पेशेंट के अंदर आपने इजीली क्या यूज करना है, नॉर्मल सलाइन, और मॉनिटर करते रहना जब तक पेशेंट के जो वाइटल्स है ना वो नॉर्मल ना हो जाए। ठीक है, हाइपोवॉल्यूमिक हाइपरनेट्रीमिक, यहाँ पे वो कहते हैं कि दबा के पेशेंट को एनएस दो। ठीक है, फिर हमारे पास आता है कि अगर किसी पेशेंट के अंदर बच्चों क्रोनिक हाई, मतलब सारा कुछ आपने दिया है फिर भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, जिसको हम कहते हैं क्रोनिक हाइपोनाइट्रीमिया। हाइपोनाइट्रीमिया पुराना हो गया, वो हमारे पास ठीक ही नहीं हो रहा, और इस कंडीशन में पेशेंट का जो सोडियम है ना 120 से कम जाता है। डॉक्टर याद रखिएगा, जब सोडियम 120 से नीचे जाता है ना तब सीजर का रिस्क ज्यादा हो जाता है। क्रोनिक हाइपोनाइट्रीमिया वाले पेशेंट में, मैं अगेन अपने वर्ड्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्रोनिक हाइपोनाइट्रीमिया वाले पेशेंट में और उसके बाद सीजर अगर किसी पेशेंट को आना शुरू हो गए या सोडियम अगर 120 से कम है, आपने देना है हाइपरटोनिक सलाइन। काइंडली याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। 3% हाइपरटोनिक सलाइन, 3% हाइपरटोनिक सलाइन किस कंडीशन में देते हैं, ऐसा एडीएस में हम दे रहे हैं। अगर पेशेंट का सोडियम 120 से कम है तब दे रहे हैं। अगर पेशेंट को सीजर हो रहे हैं सोडियम कम होने की वजह से, तब आपने 3% हाइपरटोनिक सोलाइन देना है। क्योंकि सोडियम नहीं ठीक हो रहा है या सोडियम बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया, 120 से नीचे चला गया, फिर आपने हाइपरटोनिक देनी है। हाइपर वॉल्यूमिक में आपने डायोरेटिक्स देनी है, साथ साथ टैबलेट्स देनी ताकि सोडियम ठीक हो जाए। हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोनाइट्री में दबा के एनएस दो। हाइपर उसके बाद क्रोनिक हाइपोनाइट्रीमिया है या पेशेंट के अंदर सोडियम 120 से कम है, इस कंडीशन में आपने पेशेंट को 3% हाइपरटोनिक सलाइन देनी है। ये बड़ी दफा पूछा हुआ, 3% कब देना है क्रोनिक हाइपोनाइट्रीमिया में, जब सोडियम 120 से कम होती है। सो आज हमने सिर्फ एक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा है और इसमें ही आपका दिमाग घूम गया है। स्टार्ट किया था हमने हाइपरनाइट्रीमिया में जहाँ सोडियम 145 से ज्यादा होती है, क्लिनिकल फीचर हमने देखा सीजर, कंफ्यूजन, मेंटल स्टेटस चेंज है। हाइपरनाइट्रीमिया के डायग्नोज में हमने देखा था अगर हाइपरनाइट्रीमिया है तो आपने यूरिन ऑस्मोलैरिटी चेक करनी है, अगर कम है तो पेशेंट का रीजन है सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है, अगर ज्यादा है तो उसका रीजन सोडियम गेन हो सकता है। ट्रीटमेंट के अंदर हमने देखना है कि हाइपोवोल्यूमिक हाइपरनेट्रीमिया है, आइसोवोल्यूमिक हाइपरनेट्रीमिया या हाइपरवोल्यूमिक हाइपरनेट्रीमिया। अगर हाइपोवोल्यूमिक हाइपरनेट्रीमिया एनएस वॉल्यूम ठीक हो गया है, डेक्सट्रोज। वॉल्यूम ठीक है सिर्फ सोडियम ज्यादा है, डेक्सट्रोज। वॉल्यूम ज्यादा है, डायूरेटिक्स प्लस डेक्सट्रोज। ठीक है, इतना आसान हो गया। हाइपोनेट्रीमिया सोडियम कम है तो इसका मेन रीजन
SI एरिया जो होता है, जिसमें हम यू वॉल्यूमिक हाइपोनाइट्रीमिया होता है, क्लिनिकल फीचर कंफ्यूजन, लेथार्जी, नोजिया, वोमिटिंग, यही हो गया। कोमा जा सकता है अगर सोडियम 120 से कम हो जाए। डायग्नोज कैसे करना है जी? सबसे पहले अपने सोडियम को चेक करना है। सोडियम चेक करने के बाद सोडियम 125 135 से कम है, तो फिर आपने वहां पे यूरिन ऑस्मोलैरिटी चेक की, यहाँ पर सीरम ऑस्मोलैरिटी चेक करनी। अगर सीरम ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल है तो मतलब कि हाइपरप्रोटीनीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, मेंटो, ये रीजन हो सकता है। अगर कम है, ये आपसे असल क्वेश्चन पूछा जाना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना है। और एग्जैक्टली कहाँ से पूछा जाना है? SI एरिया। तो SI एरिया के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो ऑस्मोलैरिटी ये कम होती है, क्योंकि वाटर की एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो जाती है यूवोलॉमिक हाइपोनेट्री में। यहाँ पर जो सीरम ऑस्मोलैरिटी ये कम होती है, और अगर ज्यादा हो रही है, इसका मतलब है ग्लूकोज है, मैनिटोल है, या कॉन्ट्रास्ट एजेंट है जो ज्यादा है, और उसके साथ सोडियम भी ज्यादा है। ट्रीटमेंट के अंदर अंडरलाइन काज को देखें, वॉल्यूम ज्यादा है और हाइपोनेट्रीमिया है, वाटर रिस्ट्रिक्शन करवाएं, साल्ट टैबलेट दें। हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया दबा के नॉर्मल स्लाइन दें। क्रोनिक हाइपोनेट्रीमिया सोडियम 120 से कम है या सीजर्स हैं, 3% नॉर्मल स्लाइन, 3% हाइपरटोनिक स्लाइन आपने इस पेशेंट को देना। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर गाइस। अल्लाह हाफिज़।